हेलो एवरीवन। तो आइए हम आ गए हैं हमारे कुबरनेटिस के नेक्स्ट पार्ट में। तो लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था, हमने जो कुबरनेटिस का जो ऑफिशियल साइट है उससे देख के हमने कुबरनेटिस को इंस्टॉल किया था। हमने कोशिश किया था कि एक प्रोडक्शन ग्रेड इन्वायरमेंट बना सके, और उस पर हमने कुछ नोट्स भी ऐड किए थे और देखा था कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं और डैशबोर्ड है कैसे काम करता है। अब हम आ गए हैं रैंचर के डैशबोर्ड पे, इसको थोड़ा कंपेयर करेंगे उससे। उससे पहले आपको मैं एक जैसे आप ये चाहते हैं कि ये जो कुबरनेटिस है इसको अपने डेस्कटॉप सिस्टम पे चलाना चाहते हैं और आपके पास अगर रिसोर्सेज की कमी है तो गूगल से ही आप एक मिनी क्यूब आता है, ठीक है, कुबरनेटिस का। आप ऐसा कह लो कि बहुत मिनिमाइज्ड वर्जन है वो, आप वो डाउनलोड कर लें और वो उसको इंस्टॉल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनी क्यूब एक ऐसा आपको मिलेगा जो आपको बिल्कुल कुबरनेटिस का एक्सपीरियंस देगा और सीखने के लिए बहुत बढ़िया है वो। आप आराम से उसको सीख सकते हैं। पूरे का पूरा जो कुबरनेटिस का जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल वैसा ही मिलेगा आपको। पॉड वगैरह सब अच्छे से आप वहाँ पे चला पाएंगे। अगला हम बात करते हैं हमारे रैंचर की। तो ये मेरे रैंचर का डैशबोर्ड है। रैंचर मैनेज ही ऐसे ही होता है मोस्टली, जो है ना, जो रैंचर जो मैनेज करते हैं वो डैशबोर्ड से ही करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि CLI से अगर उनको कुछ समझ नहीं आता है, या वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो, लेकिन उसमें देखो जितने भी ये जो कंटेनर्स हैं प्लस आपके जो कुबरनेटिस है, ठीक है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ फाइल तो लिखना पड़ेगा। अगर आप कुबरनेटिस का जो ऑफिशियल वे है उसके थ्रू आप करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपका जो क्लस्टर है, जैसे मान के चलो कि मैं इस क्लस्टर पे जाता हूँ, तो आपको उसका जो क्यूब कन्फिग फाइल है आपको वो पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और क्यूब CTL आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आपके विंडोज़, लाइनेक्स या मैक OS पे, ठीक है। इसके बाद आपको जो कन्फिग फाइल है उसको क्या करना पड़ेगा, आपके क्यूब नाम का जो फोल्डर है, हिडन फोल्डर होता है, उस पर आप कन्फिग को डाल दोगे। उससे क्या होगा, आप अपने लैपटॉप से आपका जो रिमोट में या अपने सर्वर्स पे डाल रखे हैं, अपने लोकल पे डाल रखे हैं, तो उससे वो कांटेक्ट कर पाएगा और वहाँ से काम अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। तो अगर मैं रैंचर वे में जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सिंपल है डाउनलोड करना, नहीं तो आप कमांड से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कमांड से नहीं कर सकते हो, कमांड के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है क्यूब CTL सेल। तो अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना है, कि बिल्कुल आपको उस तरीके से काम करना ही नहीं है, तो आप यहाँ पे बस क्लिक करो, ये आपको क्यूब CTL दे देगा। तो मैं करूँगा क्यूब CTL, बोल रहा है गेट ऑल, ऐसे कर दो बोल रहा है, तो जो कुछ है इसके अंदर वो बता देगा, ठीक है। मैं करूँगा क्यूब CTL गेट पॉड्स ऑल नेम स्पेसेस, ये देखिए। तो ये तरीका है शॉर्टकट, इसमें मतलब इसके अंदर इनबिल्ट कर रखा है, मतलब कोई कसर ना छोड़ा ही नहीं है कि आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है इसको सेटअप करने का, तो आप ऐसे यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हो क्विकली, मतलब काम करने का तरीका है ये, ठीक है। अगला देखते हैं अब क्यूब CTL की बारी। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, देखिए यहाँ पे लिखा है डाउनलोड क्यूब कन्फिग, तो ये ऑप्शन भी आपको दे रहा है ये, इसको बस आपको डाउनलोड करना है और आपके फाइल में आपके डाउनलोड फोल्डर में ये आ जाएगा, और इसको आप उस फाइल में या उस जो फोल्डर है क्यूब कन्फिग का, आप वहाँ पे डाल दो तो उससे चल जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसा कर लेते हैं एक बार। तो चलिए मैंने ये फाइल ओपन करके देखा है, क्विक स्टार्ट AWS custom.yaml, तो ये मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। तो आपका जो क्यूब कन्फिग फाइल है, ठीक है, जो कन्फिग फाइल है वो इस तरीके से दिखता है। अब ये है क्या चीज़, यहाँ पे API वर्जन V1 लिखा ही आएगा, काइंड क्या है, कन्फिग फाइल है, ठीक है। क्लस्टर का नाम भी बताएगा कि क्विक स्टार्ट AWS कस्टम, यहाँ पे बैकएंड में लिखा है ना ये क्लस्टर का नाम। ये बोल रहा है सर्वर का एड्रेस भी दे रहा है ये, ताकि इससे बात कर सके, ठीक है, इसके API से बात कर सके, यही हो सकता है ना। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, चलिए मैं इसको एक बार कॉपी लिंक करता हूँ और इसको मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए ये API है, ये पूरे API है ये। तो हमारा जो क्यूब CTL क्या करेगा, API रिक्वेस्ट से ही बात करेगा। इसके आर्किटेक्चर के बारे में और बात करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाएगा
और माइट भी हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, तो उतना डीप में नहीं जाते हैं फ़िलहाल। तो फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। ये हमारा API है, HTTPS इससे मतलब HTTPS में ही अवेलेबल है। मतलब जो भी हम इस रिमोट सर्वर से बात करेंगे वो इंक्रिप्टेड होगा। कैसे होगा? ये रहा सर्टिफिकेट अथॉरिटी डेटा, और इससे ना इंक्रिप्ट हो जाएगा वो। नेक्स्ट बोल रहा है यूज़र कौन है? यूज़र टोकन। तो यूज़र का जो टोकन है, इसका जो टोकन है वो ये है। हमें बार बार टोकन जनरेट करना पड़ता था ना, ये देखिए। कंटेक्स्ट बता रहा है ये कि क्विक स्टार्ट AWS कस्टम, ये आपका क्लस्टर नेम हो जाएगा। यूज़र ये हो जाएगा और क्लस्टर ये हो जाएगा, ठीक है। करेंट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? ये जैसे कि मान के चलो आपके पास दो क्लस्टर्स हैं, ये 2 क्लस्टर्स हैं। अब इस पे मैं जाऊंगा तो इसका अलग होगा, इसका कॉन्टेक्स्ट ही अलग होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ये दूसरा होगा, ठीक है। इसका कॉन्टेक्स्ट दूसरा होगा। अगर मैं इस पे जाऊँ, इसको खोलूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कर भी दूँ kubectl get all, ये देखिए। तो इसका जो, अगर आपको और चीज़ देखना है, kubectl क्लस्टर इन्फो, तो ये देखिए 127.0.0 पे है ये, और नेम स्पेसेस ये देखिए काफ़ी कुछ अलग आ रहा है इसका, ठीक है। बाकी अगर क्लस्टर इन्फो, अगर मैं इसको डाउनलोड भी कर लेता हूँ, मैं इसका भी डाउनलोड करके देखता हूँ, दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे कि ये चलता कैसे है, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने फाइल खोल लिया है इसको, ये लोकल वाला है और मेरा ये क्विक स्टार्ट AWS है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट लिखा है, करेंट कॉन्टेक्स्ट क्विक स्टार्ट AWS कस्टम है, यहाँ पे लोकल है। सर्टिफिकेट देखें तो LS0T से स्टार्ट हो रहा है इसका, तो सेम 144 लिखा है IP, और यहाँ पे 144 लिखा है। SSL है LS0, तो ये दोनों है, बट कंटेक्स्ट दूसरा है। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि आपके 2 क्लस्टर्स हैं, और दोनों जो क्लस्टर हैं बस उसका नाम अलग है, एक का नाम लोकल है, एक का नाम क्विक स्टार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो टोकन आप देखोगे ना, JLS लास्ट में है, इसका टोकन थोड़ा सा अलग है, इसका यूज़र अलग है। तो यूज़र क्यों अलग है, सर्टिफिकेट एक जैसे क्यों है, ये इसको हम समझ लेते हैं। ये देखिए, आपको ये समझ आ जाएगा। थोड़ा सा आपको अंतर लगेगा यहाँ पे। ये जो है ना, ये लोकल वाला है, ये K3S है, K8S है, कुबरनेटिस का K8S है, और ये रैंचर पे बना हुआ है, RK है ये, ठीक है। RKE2 है ये, बस ये डिफरेंस है। सर्टिफिकेट ये देख सकते हैं, सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंस नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सर्वर तो एक ही है ना, एक ही को पॉइंट कर रहा है। हाँ, एक सर्वर के अंदर 2 क्लस्टर उन्होंने बनाया हुआ है। रैंचर के सर्वर में आप मल्टीपल क्लस्टर वहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। मतलब मैनेज करने के लिए। इसको एक्सेस करने का तरीका कैसा है, आप या तो दोनों फाइल को आपके वहाँ पे रखो, ठीक है, एक तो ये है, या कंटेक्स्ट को चेंज करो। यहाँ पे मैं जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं देखो लोकल लिखा है यहाँ पे, तो ये लोकल वाले से ही क्लस्टर से कनेक्ट होगा। लेकिन मैं यहाँ पे जाऊँ, इस फाइल को यूज़ करूँ, तो क्या होगा, ये क्विक स्टार्ट वाले AWS वाले क्लस्टर को एक्सेस करेगा ये, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये करंट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर आपके पास अगर 2 फाइल्स हैं, या 3 है, 4 है, 10 हैं, 10 क्लस्टर के 10 फाइल हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी फाइल्स हैं ना, उसको हम एक बना सकते हैं। वो एक में ही आ जाएगा, सर्टिफिकेट वगैरह सब एक साथ एक में आ जाएगा। हाँ, बस करंट कॉन्टेक्स्ट है ना, बस आपको उसको चेंज करना पड़ेगा बार बार। तो उससे क्या, आप अगर किसी क्लस्टर से कनेक्ट होना चाहते हो तो आप इसके थ्रू स्विच कर सकते हो बार बार, ठीक है। तो ये तरीका करने का। तो बस ये जो कॉन्फ़िग फाइल है, बस ये यही करता है कि आपके kubectl को SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, उसको बताता है कि भाई उसका जो रिमोट IP कौन सा है और किस कॉन्टेक्स्ट में उनको कनेक्ट करना है, या किस क्लस्टर को कनेक्ट करना है, इसका यही काम है, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये जो क्विक स्टार्ट वाला जो है ना, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा इसको, क्योंकि YAML फाइल है, YAML नहीं होगा, सिर्फ कॉन्फ़िग लिखा होगा। आपको करना क्या है, बस आप देखते जाइए। मैं Ctrl+A करके Ctrl+C कर लेता हूँ इसको, ठीक है। पहला तो ये काम करूँगा, मैंने कॉपी कर लिया इसको।
आप अपने यूज़र्स के अंदर जाएं, यूज़र्स के अंदर जो आपका प्रोफाइल होगा उसके अंदर जाएं। इसके अंदर आपको एक ना फोल्डर बनाना पड़ेगा। फोल्डर क्या नाम होगा? न्यू, यहाँ पे न्यू करके फोल्डर, फोल्डर का नाम बस आप ध्यान दें डॉट क्यूब, ये होना चाहिए नाम, ठीक है। लाइनक्स में ये हिडन होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे आपको एक फाइल यहाँ पे आपको और बनाना है। न्यू करो, आप एक नोटपैड का फाइल बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में उसका एक्सटेंशन हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे बस लिखेंगे कन्फिग, ठीक है, और ये टेक्स्ट को हटा देंगे। ये हो गया ये। अब इसको आप ना नोटपैड में चाहो तो खोल लो ओपन विथ करके, ठीक है। एडिट विथ नोटपैड कर लो या एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस कर लो। अब जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया था, कंट्रोल वी, कंट्रोल सेव, तो अब क्या हुआ, ये फाइल में अब आ गया है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कितना इसका साइज़ बना। 2 KB का साइज़ बना इसका। तो अब मेरा जो पावर सेल है या कमांड कह लें, जिसमें अगर क्यूब सीटेल डाल रखा है, क्यूब सीटेल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करके पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको सिस्टम के पाथ में इसको रखना पड़ेगा ताकि वो कहीं से भी एक्सेस हो जाए। फिर मुझे क्या करना है, अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, ठीक है, उसके बाद इसको एक्सेस करना है। तो चलिए एक बार मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट खोल के एक बार मैं उस पर चेक करता हूँ कि मेरा kubectl चला या नहीं, ठीक है। ये मैं अपने प्रोफाइल पे आ गया। जैसे आप खोलोगे तो आपके प्रोफाइल पे ही ये खुलता है। और kubectl जो मेरा है वो शायद system32 या कहीं पे होगा, या शायद यहीं पे मैंने डाला होगा, यहीं पे शायद मैंने डाला हुआ है। तो आप ऐसे जगह पे डालो जहाँ से उसको एक्सेस कर पाओ, या उसका पाथ बना दो। सबसे बेस्ट तरीका है उसको पाथ बना दो। मैं करूँगा kubectl गेट पॉड्स पहले स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो वो नेम स्पेस का इशू हमेशा दिखाएगा, नेम ऑल नेम स्पेसेस, ये तो अब जो भी है वो दिखाएगा। अब देखिए, अब इसको आप इससे मैच कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिखाएगा वो यहाँ पे भी दिखाएगा। अब आप अपने लोकल सिस्टम से ना कमांड के थ्रू अब इस पूरे को आप मैनेज कर पाते हो। आपको डैशबोर्ड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार क्लस्टर कमांड भी देख लेते हैं। यहाँ पे kubectl में kubectl क्लस्टर -info, ठीक है। ये देखिए सेम चीज़ बता रहा है, क्लस्टर का नाम जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आइए अब हम नेक्स्ट जानते हैं kubectl वर्सेस रैंचर, ठीक है, कौन बढ़िया है। यहाँ पे भी kubectl का कमांड है, यहाँ पे भी है, ठीक है। प्लस इसमें विजुअली आप काम भी तो कर सकते हो ना, ये है। बट ये क्या है ना, ये दोनों टूल बेस करता है, मतलब बेस आपके ऊपर बेस करता है कि ये कैसे आप इसको यूज़ करते हो। अगर आपको अच्छे से पता है YAML फाइल के बारे में, अच्छे से आप कॉन्टेक्स्ट लिखते हो, अच्छे से YAML की प्रोग्रामिंग पूरा अच्छे से इसको, जैसे हम कुबरनेटिस का कोई डिप्लॉयमेंट चलाते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी एप्लीकेशन हो सकते हैं, काफ़ी सिंपल भी एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो सिंपल सा जो एप्लीकेशन है आप कैसे भी उसको चला सकते हो, ठीक है। बट अगर वो कॉम्प्लेक्स हुआ, उसमें एक साथ बहुत सारे कोड्स हैं, मतलब एक आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, उसके साथ और भी कई सारे उसके जैसे डेटाबेस के एप्लीकेशन है, रेडिस के सर्वर्स हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं, प्लस सीक्रेट्स है, पासवर्ड्स है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, स्टोरेज है, तो उसको आपको कोड में लिखना होगा, तब आप kubectl आप यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आप उस एक्सपर्टाइज पे हो तो। अगर आप सीखने वाले लेवल पे हो, या आप चाहते हो कि सिंपल तरीके से काम हो जाए, या आप ये चाहते हो कि आप आर्किटेक्ट हो और आप जो एंड यूज़र है, जो छोटे यूज़र्स हैं, उनको देना चाहते हो ये सब चीज़ें, तो डैशबोर्ड सही रहेगा। उससे क्या है ना, एक विजुअली आपको अब एटलीस्ट आप देख तो पा रहे हो कि क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे चल रहे हैं, एक जगह पे आराम से देख रहे हो उसको। चाहे मल्टीपल क्लस्टर हो, चाहे 2 क्लस्टर हो, या 200 का क्लस्टर हो, चाहे अलग अलग इन्वायरमेंट पे ही क्यों ना हो, तो उसके लिए डैशबोर्ड, मतलब रैंचर का डैशबोर्ड बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके यूसेज पे, ठीक है। दोनों के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग उसके फ़ायदे हैं। रैंचर का डैशबोर्ड आपको एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस देता है, ये तो मानने वाली चीज़ है। क्लस्टर मैनेजमेंट भी आप मल्टीपल क्लस्टर आप आराम से कर सकते हो, ये भी है। सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग और लॉग्स भी देता है इसके अंदर आप एक कमांड डालो, आपका मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेस कंट्रोल और मल्टी टेनेंसी,
मतलब आपके अलग अलग क्लाइंट्स हैं, मान के चलो अलग अलग क्लाइंट्स हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपके अलग अलग क्लाइंट्स हैं। आप क्या करोगे, आप उसको एज आ, यहाँ पे आप देखोगे प्रोजेक्ट नेम स्पेसेस, वहाँ पे तो हमने सिर्फ नेम स्पेसेस पढ़ा था, यहाँ पे प्रोजेक्ट पढ़ा था। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या है, एक्स्ट्रा कहाँ से डाल दिया किसी ने। तो अगर आप क्रिएट प्रोजेक्ट करते हो तो अलग अलग प्रोजेक्ट का अलग अलग मेंबर्स आप बना सकते हो। जैसे आपकी टीम है, अलग अलग टीम है, अलग अलग टीम के अलग अलग प्रोजेक्ट बना दो। अलग अलग कंपनी है, आपके अलग अलग क्लाइंट्स हैं, उनके लिए अलग प्रोजेक्ट बना दो, उसके अलग, उसके अंदर अलग अलग नेम स्पेसेस बना दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टी टेनेंसी भी कर सकते हो। प्लस इनका जो कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल है, देखो एक्सेस कंट्रोल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी कोड ही तो लिखना पड़ेगा YAML का, है ना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं आपको कोड दिखा पाया तो मैं चाहता हूँ, देखिए क्लस्टर के रोल बाइंडिंग है, क्लस्टर के रोल्स हैं, ठीक है। ये क्लस्टर के रोल है, ये एडमिन का एक रोल है। आपको एडमिन का एक रोल बनाना है। मैं इसका कोड दिखाता हूँ आपको कि कोड कैसे होगा। एक बार देखते हैं कोड। मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो देखिए एडिट एज YAML, यहाँ पे भी ये आपको देता है। अगर आप कोड में करना चाहते हो इसको डिप्लॉयमेंट, तो आपको इस तरह से पूरा कोड लिखना पड़ेगा। ये देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें नहीं रहेंगे। जो आपके काम की चीज़ें आप उसी को राइट करोगे। ये तो पूरा का पूरा ऑप्शन दे रहा है, बट एक बता रहा हूँ मैं आपको कि एक ऐसे फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर एक ना आपको YAML लिखना पड़ेगा, ठीक है। जबकि आप चाहो तो यहाँ से GUI के थ्रू भी तो कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो और यहाँ पे बस नाम हम डाल दो, जो भी आपको चाहिए वो डाल दो और बस सेव करना है, उसके बाद आपका बन गया, ठीक है। तो ये एक तरीका है करने का। kubectl से करने का तरीका बस वही है कि YAML फाइल आपको राइट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, फिर kubectl चलाना पड़ेगा, ठीक है। एक क्लिक में आपका कहने का मतलब ऑपरेशन हो जाता है। थोड़ा सा इसमें लिमिटेशन यही है कि अगर जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी वो थोड़ी सी कम है। एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब आपको kubectl पे डिपेंड होना ही पड़ेगा, मतलब कुछ कामों के लिए, सब कामों के लिए नहीं। कभी ऐसा होता है कि कुछ जगह पे, जैसे ये डैशबोर्ड है, इसके भी लिमिटेशन होगा ना कि हर काम तो नहीं कर सकता, क्योंकि देखो जो Kubernetes जिन्होंने बनाया है उन्होंने kubectl को ही एडमिनिस्ट्रेशन का टूल रख के दिमाग में बनाया था, ठीक है। तो ये जो डैशबोर्ड है ये कस्टमाइज है, किसी और कंपनी ने इसको बनाया है। तो इन्होंने कोशिश किया है कि अच्छे से अच्छा चीज़ कर पाएँ। साथ में उन्होंने ये किया है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा ऑपरेशन आप यहाँ से कर पाएँ, साथ में अपने तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने डाला हुआ है, ठीक है। बट kubectl के कई सारे एडवांटेज भी हैं। kubectl क्या करता है ना, आपको फुल कंट्रोल देता है। आप kubectl से Kubernetes में जो चीज़, मतलब Kubernetes में जहाँ तक हद है वहाँ तक आप कुछ भी कर सकते हो। पहला चीज़, ऑटोमेशन कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, इसमें भी होता है, लेकिन वहाँ पे अलग तरीके से होता है। स्पीड की बात करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो स्पीड ही है। यहाँ पे आप करोगे थोड़ा स्पीड में इशू आएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे करेगा सेव, यहाँ पे पहले करेगा, उसके बाद वो उसको पुश करेगा। तो आपको पता है कि CLI बहुत फास्ट चलता है ना। आप अगर kubectl डायरेक्ट चलाते हो तो डायरेक्ट वो तुरंत काम स्टार्ट कर देता है वो, ठीक है। और जो डिबगिंग है इसका, मान लो कोई प्रॉब्लम आ गया, उसके लॉग वगैरह चेक करना है, तो kubectl से आप आराम से मतलब तुरंत कर सकते हो। यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा, अगर आपको उस पर अच्छा हैंड्स ऑन है तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कर पाओगे। लिमिटेशन क्या है इसका kubectl का, देखो भाई कोई नया बंदा है उसके लिए भाई कोड लिखना तो बहुत मुश्किल है। एक आपका स्पेस ज़्यादा हो गया, कहीं पे कुछ आपने भूल गया लिखना, कोड चलेगा नहीं, फिर उसको बार बार उसको करते रहो, ठीक। मान के चलो आपको 100 यूज़र बनाने हैं, ठीक है, चलो आप यही करोगे कि एक YAML बनाओगे, YAML बना के उसे कॉपी पेस्ट करते जाओगे, आपका बनते जाएगा, ठीक है। लेकिन पहला वाला जो YAML बनाने में तो आपको टाइम लग जाएगा, अगर आप अच्छे से नहीं जानते हो बनाना तो। बाकी यहाँ पे विजार्ड टाइप का दिया हुआ, यहाँ पे डालो और बस आपको सेव करना है। तो एक ये लिमिटेशन रहता है कि अगर आपको अच्छा डीप लर्निंग है, आपको अच्छे से आप जानते हो तो बहुत फ़ायदा है। जैसे कि अब मॉनिटरिंग की बात करते हैं कि Kubernetes से kubectl से मॉनिटरिंग कैसे करेंगे किसी चीज़ का, तो वो पॉसिबल नहीं है ना वहाँ पे। उसके लिए आपको थर्ड पार्टी किसी एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि kubectl से आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, एक वो लिमिटेशन है।
जबकि आप अगर पूरे डैशबोर्ड की बात करें रैंचर का, तो यहाँ पे मॉनिटरिंग भी आप यहीं पे इसी विंडो पे आप आराम से कर सकते हो। बेसिक मॉनिटरिंग तो ये देता ही है, एटलीस्ट बेसिक मॉनिटरिंग देता है। आप ग्राफाना या जो प्रोमीथियस नाम के जो टूल्स होते हैं जो इसमें इंटीग्रेट आराम से हो जाते हैं, वो आप करके बहुत आराम से कर सकते हो, मतलब सेंट्रलाइज आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। तो सबसे जो बेस्ट अप्रोच होगा कि आप इसको कंबाइन करें, बोथ दोनों जो है उसको कंबाइन करें, ज़्यादा कोशिश करें कि क्यूबसिटल भी यूज़ करें, उसको इसको भी करें। ये मैं सिर्फ आपको सीखने के लिए बता रहा हूँ। प्रोडक्शन में जो काम होता है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। प्रोडक्शन में यही है कि वहाँ पे आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और बहुत कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट मिलेगा। वहाँ पे जैसे आप इंटरव्यू आपका हुआ, मान के चलो आप सेलेक्ट हो गए और कंपनी में हायर भी हो गए, तो आपको पहले समझने में ही टाइम लग जाएगा। समझने का सबसे अच्छा जरिया है आपको डैशबोर्ड के थ्रू आपको पहले से पता हो कौन सा चीज़ कहाँ पे होता है। अगर आपने यहाँ पे जो चीज़ कर लिया, यहाँ पे जो चीज़ आपने ऑलरेडी कर लिया, उसी चीज़ को आपने क्या किया, यहाँ पे क्यूबसिटल पे भी वेरीफाई किया कि उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, YAML फाइल्स है, वो सब आपने चेक कर लिया, तो आपको समझ आ गया ना, विजुअली ये समझ आ गया प्लस क्यूबसिटल भी समझ आ गया। तो आप दोनों को, मेरा ये कहना है कि, क्योंकि देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मैंने यही किया था कि मुझे तो समझ नहीं आता था कि पहले ये क्यूबसिटल होता क्या है, कैसे इसके अंदर ये सब चलते हैं, ये परसिस्टेंट वॉल्यूम, कॉन्फ़िग मैप्स, ये सब क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब क्योंकि देखा नहीं ना। तो जैसे अगर आप देखने लग जाओगे, जो भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो क्यूबसिटल में, उसको आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको अपने आप इमेज बन जाएगा कि भाई ये करने से ये हो जाता है। तो वो चीज़ अगर दोनों को कंबाइन करते हो तो आप क्विकली, बहुत जल्दी आप कुबरनेटिस सीख सकते हो। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट टूल है वो रैंचर है। क्योंकि देखो, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो सिर्फ एक क्लस्टर चलाए, कई सारे क्लस्टर चलाते हैं, और जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना बड़ा क्लस्टर चलाते हैं। वो हज़ार के क्लस्टर भी चलाते हैं। मैं पॉड्स की बात नहीं कर रहा, अगर मैं 1000 क्लस्टर की बात कर रहा हूँ तो लाखों पॉड्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो एक छोटा समरी ले लेते हैं। हमारा जो रैंचर है वो किस काम का है, मल्टी क्लस्टर मैनेजमेंट, रोल बेस्ड एक्सेस। इसमें रोल बेस्ड एक्सेस है, आप रोल बनाओ, रोल के हिसाब से एक्सेस किसी को दे सकते हो। मॉनिटरिंग आप रैंचर डैशबोर्ड से ही कर सकते हो। ये 2-3 चीज़ अच्छा है, प्लस कंबाइन करता है क्यूबसिटल को भी, ये क्यूबसिटल को आपको देता है। क्यूबसिटल क्या करता है, स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छे से करता है, ऑटोमेशन बहुत अच्छे से करता है, और डीप ट्रबल शूटिंग भी आपको करके देता है वो। ठीक है, डीप ट्रबल शूटिंग तो वो उसमें है। तो मैं यही कहूँगा कि दोनों को आप कंबाइन करें और उसके हिसाब से चलें। चलिए अब चलते हैं हमारे क्लस्टर की तरफ। अभी हम कहाँ पे हैं, ये देखिए, यहाँ पे क्लस्टर का डैशबोर्ड बता रहा है। तो नेम स्पेस तो मैंने बता दिया था, इसमें प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट और नेम स्पेस है। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे कि ये दोनों क्या चीज़ है। प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट, नॉट इनर प्रोजेक्ट। ठीक है, ओनली यूज़ नेम स्पेसेस, यहाँ पे है ऑल नेम स्पेसेस, ऑल नेम स्पेसेस आ गया। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम है डिफ़ॉल्ट, प्रोजेक्ट का नाम है सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे आप बनाते जाएंगे और उसके अंदर आपके नेम स्पेसेस बनते जाएंगे। ये क्या है, ये नेम स्पेसेस ही तो है। ये देखिए, ये सब नेम स्पेसेस है। नोट इनर प्रोजेक्ट ये नहीं है, किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। प्रोजेक्ट आपको बनाना है, यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करें, यहाँ पे नाम डाल दें। नाम क्या डालना है, मैं लिख देता हूँ कि जैसे कि डेवलपर्स या डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट के लिए मान के चलो, जैसे आप इसको पहली बार स्टार्ट करोगे तो बोलोगे ना कि डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, फॉर एप्लीकेशन डेवलपर्स ओनली। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ लोगों को आप मेंबर भी बना सकते हो। ठीक है, मैं फ़िलहाल तो क्रिएट कर दिया मैंने इसको, ये देखिए फट से बन गया, टाइम तो लगा नहीं इस पर, है ना। ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। अब इसके अंदर नेम स्पेसेस कुछ नहीं है, ना कोई यूज़र है। यूज़र कैसे बनाएंगे, अब यूज़र बना के देखते हैं कि यूज़र कैसे बनना चाहिए। तो मैं करूँगा, आरबैक के अंदर जाऊँगा। आरबैक के अंदर देखिए रोल्स वगैरह है, इसके अंदर काफ़ी सारे रोल्स है। आपको समझ आएगा कि ये रोल्स, आप देख के आपको समझ आ जाएगा कि रोल्स क्या क्या है। क्लस्टर के रोल्स अलग से हैं। अगर पूरा क्लस्टर को किसी को देना है कि आप पूरे क्लस्टर को मैनेज करो, किसी को ये देना है कि सिर्फ आप अपना जो प्रोजेक्ट है बस आप उतने तक रहो, उतने में आप जो कर सकते हो उतना करो। तो ऐसे अलग अलग रोल्स होते हैं। ठीक है, एक तो क्लस्टर एडमिन हो गया, एक नॉर्मल जो प्रोजेक्ट का है वो एडमिन हो गया। तो अपने अपने हिसाब से वो जो उनका जो लिमिट है वहाँ तक रहेंगे। तो इसलिए इसको आरबैक कहा गया, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो आपके रोल्स हो गए।
अगला देखते हैं, थोड़ा यूज़र देख लेते हैं, यूज़र कैसे इसमें बनेंगे। अब जैसे पहले आपको अगर यूज़र देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, इसके अंदर आपको यूज़र्स एंड ऑथेंटिकेशन मिलेगा। यहाँ पे एक मेरा डिफ़ॉल्ट यूज़र दिखेगा, यहाँ ये उसकी आईडी है। इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप क्लिक कर लो, इसके बारे में पूरा पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। ग्लोबल परमिशन है, दिस यूज़र इज़ ऑन एडमिनिस्ट्रेटर एंड हैज़ ऑल परमिशन, क्योंकि पहला यूज़र है ना ये। क्लस्टर रोल्स को क्या क्या मिला है वो बता देगा, प्रोजेक्ट रोल्स बता देगा, रिसेंट इवेंट इसके साथ क्या क्या हुआ, रिसेंट रिसोर्सेज को क्या क्या रिसोर्सेज मिला है तो ये पूरा बता देगा। मतलब यूज़र को ट्रैक भी कर सकते हो कि उसने क्या क्या किया, कैसे किया, वो सब भी कर सकते हो आप। यहाँ पे रोल के कुछ टेम्पलेट्स हैं, काफ़ी सारे टेम्पलेट्स होते हैं। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटर है, कॉन्फ़िगर ऑथेंटिकेशन सिर्फ ऑथेंटिकेशन का काम कर पाएगा, यूज़ कैटलॉग सिर्फ ये कैटलॉग कर पाएगा, ये क्लस्टर बना पाएगा, जो क्लस्टर एडमिन होते हैं ना उसको ये परमिशन देना पड़ेगा। और भी है फीचर, ये देखिए रेस्ट्रिक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव का पूरा काम कर देख पाएगा वो, लेकिन उसको कुछ एडिट नहीं कर पाएगा वो। मैनेज सेटिंग एक है स्टैंडर्ड यूज़र, सबसे जो छोटा होता है वो स्टैंडर्ड यूज़र होता है। मान के चलो आपकी बहुत बड़ी कंपनी है और आप ये चाहते हो कि जो यूज़र को जो है, जो नए नए यूज़र्स के अंदर बनाए वो कहाँ से बनाए, ये तो आपको ये वाला परमिशन देना पड़ेगा, मैनेज यूज़र वाला। तो अगर ये परमिशन आप दे देते हो तो यूज़र वगैरह वो बना के देखिए यहाँ पे क्रिएट डिलीट पूरा आपका परमिशन भी यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो ये आसान है बहुत समझने में। अगर इसी चीज़ को अगर मैं इस ग्लोबल रोल है मैनेज यूज़र्स का, इसको अगर मैं kubectl से करूँ तो कैसे करना पड़ेगा। अगर मैं इसका YAML देखूँ तो आपको समझ आ जाएगा, ये है YAML। तो ऐसे कुछ आपको इतना पूरा कोड आपको लिख के इसको चलाना पड़ेगा, kubectl अप्लाई करके या अपग्रेड करके इसको डालना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये समझ भी आना चाहिए कि भाई रिसोर्सेज किस रिसोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, रोल बाइंडिंग क्या होना चाहिए, ये जो है ना API ग्रुप्स कौन सा होना चाहिए, वर्ब्स है यहाँ पे API ग्रुप्स लिखा हुआ है, रिसोर्सेज की बात कर रहा है, ये वर्ब्स की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ग्लोबल रोल काइंड क्या है, ग्लोबल रोल ये सब होना चाहिए। एनोटेशंस चाहिए, ऐसे पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। तो स्टार्ट आप यहाँ से कर सकते हो, आप अपने हिसाब से भी ग्रुप बना सकते हो, किसी को रीड ओनली देना है या किसी को कुछ टाइप का स्पेशल परमिशन देना है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से ग्रुप्स बना सकते हो। एक आपको इंटरेस्टिंग यहाँ पे मिलेगा ऑथ प्रोवाइडर, ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये क्या है, जैसे हमारा होता है ना SSO एक्टिव डायरेक्टरी है, मान के चलो आपकी कंपनी में एक्टिव डायरेक्टरी है, वहाँ पे आप सब यूज़र को बनाते हो, वहीं से आपका मेल वेल सब बनता है। ठीक है, आप अपना जो एक्टिव डायरेक्टरी उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, वहाँ पे यूज़र बनाओगे वो यहाँ से ऑथेंटिकेट कर लेगा। ऐसे फ्री IPA भी है, इसको भी यूज़ करता है, OpenLDAP भी है, ये हमने पढ़ा था। एज्योर का AD भी है, आप एज्योर पे अगर आपका एक्टिव डायरेक्टरी है तो वो भी कर सकते हो, या आपका कोई गिटहब का प्रोजेक्ट है तो गिटहब से भी ऑथेंटिकेशन करा सकते हो, इसको गूगल से करा सकते हो। कीक्लॉक है, ये भी SSO का काम करता है। ADFS है, फेडरेशन सर्विसेज होता है एक्टिव डायरेक्टरी का, यहाँ पे कीक्लॉक है, SAML बेस्ड और OneAuth OAuth ये दोनों तरीके से। ऑक्टा भी है यहाँ पे, SAML बेस्ड कराएगा, ये पिंग आइडेंटिटी है। तो ये काफ़ी सारे चीज़ें उन्होंने इंटीग्रेट करके रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसके थ्रू SSO कर सकते हैं। रोल टेम्पलेट्स मैंने आपको बताया था, ये आपके यूज़र्स हैं। अगर मैं करता हूँ कुछ यूज़र क्रिएट, मैं क्लिक किया वहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रेम, मेरा चलो यूज़र है, मैं नाम लिख देता हूँ अपना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं, आस्क यूज़र टू चेंज देयर पासवर्ड और नेक्स्ट लॉग ऑन। ये आप कर सकते हो कि अपना वो पासवर्ड चेंज करें, जनरेट कर दे रैंडम पासवर्ड, और ये पासवर्ड उसको आप दे सकते हो, या मैं कुछ पासवर्ड मैं खुद डाल सकता हूँ, ये भी हो सकता है। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन हो रहा है इसका। ये रहा, इसको क्या बनाना है आपको, रेस्ट्रिक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है। तो क्या बोला, रेस्ट्रिक्टेड एडमिन्स हैव फुल कंट्रोल ओवर ऑल रिसोर्सेज इन ऑल डाउनस्ट्रीम क्लस्टर बट नो एक्सेस टू द लोकल क्लस्टर। मतलब लोकल जो क्लस्टर उसको छेड़ नहीं पाएगा, बाकी सब कर पाएगा। मैं इसको, और उसके अलावा देखो बिल्ट इन भी बहुत सारे इसके अंदर, जैसे अगर मैं ये स्टैंडर्ड यूज़र करता हूँ, मान के चलो मैं इसको स्टैंडर्ड यूज़र बनाता हूँ, ये क्या क्या काम कर पाएगा, ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर कर पाएगा, नहीं ये नहीं कर पाएगा। क्रिएट न्यू क्लस्टर ड्राइवर नहीं कर पाएगा, क्रिएट आरके टेम्पलेट, मैनेज रोल्स ये भी नहीं कर पाएगा, यूज़ कैटलॉग हाँ ये कर सकता है, वैसे बोलते हैं। कॉन्फ़िगर फीचर, क्रिएट न्यू क्लस्टर, लीगेसी कॉन्फ़िगर, मैनेज सेटिंग्स मैनेज कर लो, या इसको छोड़ें। व्यू रैंचर मैट्रिक्स, जैसे मॉनिटरिंग के बंदे हैं, अगर आप मॉनिटरिंग के बंदों के लिए यूज़र बना रहे हो तो इसे मॉनिटरिंग का काम कर पाएंगे ना वो, तो ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर नोड ड्राइवर्स, क्रिएट न्यू आरके क्लस्टर टेम्पलेट, मैनेज पॉड सिक्योरिटी पॉलिसीज, मैनेज यूज़र्स। अगर आपका कोई मतलब बंदा है जो सिर्फ यूज़र बनाने का काम करता है तो उसको आप ये परमिशन दे सकते हो। ठीक है,
और फिर आपको बस क्रिएट पे क्लिक करना है। या इसके अंदर जैसे आप यूज़र बेस पे जाते हो, ये देखिए यूज़र बेस यूजर्स हैव लॉगिन एक्सेस ओनली, स्टैंडर्ड यूजर कैन क्रिएट न्यू क्लस्टर्स एंड मैनेज क्लस्टर्स एंड प्रोजेक्ट दे हैव बीन ग्रांटेड एक्सेस टू। स्टैंडर्ड यूज़र को ये वही है जैसे आप डेवलपर्स को देना चाहते हो कि भाई आपका ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पे मैंने आपको एक्सेस दे दिया है तो आप इतने में काम करो, तो ये उस चीज़ के लिए बेस्ट सूटेड है। ठीक है, बाकी आप रोल टेम्पलेट से भी उठा सकते हो, अपने हिसाब से ग्रुप भी बना सकते हो, रोल्स भी बना सकते हो। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इसको। पासवर्ड, अब देखो पासवर्ड का ही बता रहा है कि कम से कम 12 डिजिट तो होना चाहिए, इससे छोटे में मैं लूँगा नहीं। ठीक है, तो वो भी हम देख सकते हैं। इसको हम कैसे करते हैं, इसको जनरेट कर देते हैं रैंडमली, ये वाला। ठीक है, और ये हमने कर दिया क्रिएट। ये देखिए अब मेरा जो दूसरा यूज़र है वो भी बन गया। जब चाहे तब इसको फिर से एडिट करके इसको जो ग्रुप मेंबरशिप है वो सब आप चेंज कर सकते हो। इसका हम एक बार यामेल देख लेते हैं। तो ये इस तरीके से इसका यामेल बना हुआ है। ये आपको क्यूब सीटेल से आप करोगे तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा यूज़र बन गया। अगला देखते हैं, इसके थोड़े और फीचर्स यहाँ पे देख लेते हैं। पहले जो ग्लोबल फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें आपको मिलेगा। यूज़र ऑथेंटिकेशन तो हम समझ गए। एक्सटेंशंस है इसके अंदर कुछ जो एक्स्ट्रा जो फीचर्स है ना ये भी सपोर्ट करता है और टाइम टू टाइम ये अपडेट होते भी रहता है। आप इसको इनेबल करेंगे, ये देखिए ऑफिशियल रैंचर एक्सटेंशन, रिपोजिटरी और पार्टनर एक्सटेंशन। ठीक है, तो अब ये इनेबल होगा एक्सटेंशन। अब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। एक्चुअली में क्या करता है, जो रिपोजिटरी है उसको रिफ्रेश कर रहा है बैकग्राउंड में, हमें पता नहीं चलेगा लेकिन ये ऐसा रिफ्रेश करते रहता है ये। तो ये देखिए ये हमारे ये एक्सटेंशंस है। ओएस का मैनेजमेंट एक्सटेंशन है ये, जैसे CSI होता है ना जो सिक्योरिटी होता है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके लिए, वर्चुअलाइजेशन मैनेजर के लिए। ठीक है, ये है कामाजी है, डिप्लॉयस एंड ऑपरेट्स कुबरनेटिस कंट्रोल प्लेन एट स्केल विथ फ्रैक्शन ऑफ द ऑपरेशन। तो ये जितने भी आपके एक्सटेंशन है ये आपको एक्स्ट्रा आपको फीचर्स देते हैं। और ये थर्ड पार्टी है, क्यूब वार्डन, यहाँ पे क्यूब वार्डन भी है यहाँ पे। ठीक है, रेंचर मैनेजर के लिए न्यू वेक्टर UI एक्सटेंशन ये भी है। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ फीचर देते हैं। जैसे कि मैं वर्चुअलाइजेशन मैनेजर की बात करूँ तो ये बिल्ट इन लिखा है क्योंकि अब ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप चाहो तो यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हो इसको। जैसे आपका VMware में आपका पूरा का पूरा वर्चुअलाइजेशन है तो उसको भी मैनेज आप यहाँ से कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। ग्लोबल सेटिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मिलेंगे, जैसे आपको ये सेटिंग्स है आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए, सोर्स सर्टिफिकेट्स वगैरह है। यहीं पे आप अपना DNS जो है, आप जैसे यहाँ पे SSLIP.io लिखा है तो आप अपना DNS जो डोमेन नेम है वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो जो खुलेगा ना वो आपके डोमेन से खुलेगा। और भी बहुत सारे सेटिंग्स इसके अंदर है। ये क्यूब कॉन्फ़िग का जो टोकन जनरेट करते हैं वो है। ये ऑथ यूज़र इन्फो रीसिंक कराता है, इसको क्रोन है। ये सर्वर का URL आप यहाँ से चेंज करोगे। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर जो ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर आता है पूरे पोर्टल के लिए। बैनर्स होते हैं इसके अंदर, मैं आपको बैनर्स बता देता हूँ। ये जो बैनर्स होते हैं ना एक्चुअली में आपके ब्रांडिंग के काम आते हैं। जो फ्रंट एंड है, जो इसका फ्रंट एंड जो आपने देखा ना वहाँ पे बहुत जगह रैंचर लिखा है या कहीं पे कुछ लिखा है, तो आप अपना जो कंपनी के हिसाब से लोगो वगैरह या जो लिखा है ऊपर नीचे जहाँ पे भी लिखा है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो ब्रांडिंग के काम आता है ये। ठीक है, ये देखिए ब्रांडिंग है, बैनर्स है, ये ब्रांडिंग है पूरा। वहाँ पर प्राइवेट लेबल रैंचर लिखा है ना, इसको मैं लिख देता हूँ कि लेट्स के 8S। ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ। लोगो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो वहाँ पे। जो आपका रैंचर का जो लोगो है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, फेव आइकन चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये पूरा कस्टमाइज़ करने का है। परफॉर्मेंस के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। GUI परफॉर्मेंस का सेटिंग्स है इसके अंदर, इसको आप पूरा अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। होम लिंक्स है, जैसे हम पोर्टल खोलते हैं ना तो ऐसे हमें लिंक्स आते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में, उसको भी आप अपने कंपनी के हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप ये दे सकते हो कि सपोर्ट के लिए इसको मेल करें या यहाँ पे क्लिक करें तो इसको मतलब जो भी सपोर्ट वाले हैं बंदे उनका आप दे सकते हो। और भी इसको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अपनी कंपनी के हिसाब से इसको बना सकते हो। ये पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसको कहने का मतलब है। वर्चुअलाइजेशन मैनेजमेंट हमने देखा था यहाँ पे जो आपके हार्वेस्टर क्लस्टर हैं, आपको क्लस्टर है उसके ऊपर आप इसको बनाना चाहते हो तो जैसे अगर ESXi है उसको आप यहाँ पे ले आओ, उसके हिसाब से आप वर्चुअलाइजेशन मैनेज भी कर सकते हो।
ये क्लस्टर मैनेजमेंट है। यहाँ पे ये पूरे क्लस्टर्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे अलग अलग। ये अभी जैसे ये AWS पे है, ये लोकल पे है, ऐसी एज्योर पे भी होगा और भी बहुत सारे क्लस्टर्स होंगे, है ना। तो आप एक जगह पे उसको मैनेज कर सकते हो। जैसे ये मेरा AWS का क्लाउड कस्टम है। ये एक्चुअली में EKS नहीं है ये। वहाँ पे मैंने क्या किया ना, 2 वर्चुअल मशीन्स ले लिए या इंस्टेंस ले लिए बोल लो। उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने क्लस्टर बनाया हुआ है। बाकी आप यहाँ पे जैसे आपका जो क्लाउड है, AWS का जो सीक्रेट की होता है, एक्सेस की है, उसको आप यहाँ पे क्रिएट कर लो क्लाउड क्रेडेंशियल्स के अंदर। यहाँ पे बोलेगा कि कौन सा आप क्रेडेंशियल करना चाहते हो। मैं बोलता हूँ अमेज़ॉन का करना चाहता हूँ। यहाँ पे इसको नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, जैसे कि KBNT कुबरनेटिस की, ऐसे कुछ लिख देता हूँ मैं फ़िलहाल। यहाँ पे एक्सेस की डाल दो, यहाँ पे सीक्रेट की डाल दो। उसको रीज़न बता दो कौन सा आपका प्राइमरी रीज़न है। जितने भी सपोर्टेड है यहाँ पे सब दिखा रहा है। आप जैसे मान के चलो कि अगर मुंबई में रहते हो तो मुंबई वाला देख लो कहाँ पे है। ये तो US दिखा रहा है मुझे, AP एशिया पैसिफिक साउथ ईस्ट, है ना। ये है हमारे AP साउथ 1 है। तो अगर साउथ ईस्ट आपका ये AP साउथ 1 होगा आई थिंक, ये हमारा मुंबई होगा आई थिंक, ठीक है। AP साउथ 1 तो ये मुंबई वाला होगा। तो इसको डाल दो और फिर यहाँ से आप यहीं से बैठे बैठे आप क्या कर सकते हो, जैसे आप क्लस्टर्स पे जाते हो ना, यहाँ पे बोलोगे क्रिएट करने के बाद कौन सा क्लस्टर चाहिए आपका, जो क्लाउड का क्रेडेंशियल है यहाँ पे आपने डाल दिया। अब आप बोलोगे EKS बोलोगे, ठीक है, क्रेडेंशियल आपका डला हुआ है। और यहाँ पे बस कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा आपको, जैसे यहाँ पे क्लस्टर का नाम डालना पड़ेगा, एक्सेस वगैरह देखना पड़ेगा, रीजन आप बता दो कि भाई मुझे मुंबई में चाहिए या कहाँ पे भी, जो भी जहाँ पे भी आप चाहते हो वहाँ पे ये आप सेट कर लो। मैं फ़िलहाल चाहता था कि इसको मैं AP साउथ 2 पे कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे अवेलेबल है, जो अवेलेबल है वही दिखाएगा। यहाँ पे क्लाउड का क्रेडेंशियल है, अगर आपने यहाँ पे क्रेडेंशियल बनाया है तो यहाँ से वो क्रेडेंशियल ले लेगा। नाम डाल दो क्रेडेंशियल का कि क्या है, ये देखिए यहाँ पे भी कर सकते हो, आप डाल सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद क्रिएट कर दो। आपका क्लस्टर अपने आप क्या करेगा, ये AWS के अंदर कुबरनेटिस का क्लस्टर बना देगा, जिसको आप मैनेज यहाँ से कर पाओगे। तो ये तरीका है अलग, मतलब आपको और किसी प्लेटफॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना एज्योर में ना कहीं पे। आप यहीं से क्लस्टर बना के यहीं से सब चीज़ मैनेज कर पाओगे। ड्राइवर्स हैं आपके, ये काफ़ी काम का है। अब ड्राइवर्स क्या है, जैसे प्रोवाइडर, मैंने पहले बताया था कि ड्राइवर्स यहाँ पे प्रोवाइडर को कहते हैं। तो फिलहाल अभी अमेज़ॉन, एज्योर, गूगल और रेंचर, ये 4 अभी है। आपका मान के चलो कि लाइनोड पे भी आपको बनाना है, आपको ये क्लिक करके आपको बस एक्टिवेट करना है, तो लाइनोड भी इसके अंदर आ जाएगा। ये देखिए टेंसेंट है, यहाँ पे बायदू भी है और आपका अलीबाबा भी है। तो ये भी क्लाउड प्रोवाइडर है। ये बस इसके ड्राइवर्स हैं। ड्राइवर्स कहने का मतलब जैसे कि हमारा AWS का SSH सीक्रेट की है, एक्सेस की है, वो हम यूज़ करते हैं ना बनाने के लिए, तो वैसे ही इसके भी आप डाल दो और यहीं से बैठे बैठे आपका अलीबाबा में भी आप जो कुबरनेटिस का क्लस्टर है वो बना सकते हो, ठीक है। ओरेकल भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे ओरेकल का OKE कहते हैं ना ये। तो और भी आप क्लस्टर ड्राइवर यहाँ पे डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते। अगर मान के चलो कि डिजिटल ओशन पे आपको बनाना है, ठीक है, तो उसके अलग ड्राइवर होगा, उसको आप यहाँ पे यूज़ करके आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो अलग अलग डिफरेंट जो क्लाउड्स हैं या ऑन प्रेमिसेस हैं, सबके क्लस्टर आप एक जगह पे मैनेज कर पाओगे इसके थ्रू। बाकी ये सब आपके ना जो कुबरनेटिस के बहुत सारे जो सेटिंग्स होते हैं ये वही है। पॉड का सिक्योरिटी है, यहाँ पे पॉड सिक्योरिटी के पॉलिसीज़ के जो टेम्पलेट्स होते हैं ये वो है। मशीन का डिप्लॉयमेंट का है, ये मशीन सेट्स है ये, ठीक है, ये मशीन से आपके। और ये रिपोजिटरी है, जैसे रिपोजिटरी अभी फ़िलहाल इतने रिपोजिटरी हैं, आप मान के चाहते हो कि गूगल को भी इसके अंदर डाल दें, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो। गूगल का जो हेल्म चार्ट है फिलहाल इसको नाम दे दो और यहाँ पे डाल दो। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, ये आपके हेल्म का ही रेपो है, जैसे आप चलाते हैं ना हेल्म ऐड रिपोजिटरी करके, तो ये वही है, बट उसका फ्रंट एंड है। जैसे मैं मान के चलो कि एक बिटनामी होता है, बिटनामी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर बहुत काम के आते हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि इसको HTTPS से आपको करना है या गिट रिपोजिटरी से करना है। तो एक्चुअली जो हेल्म चार्ट होता है ना, एक कोड होता है, काफ़ी सारे उसके अंदर कोड होते हैं। तो बहुत लोग का जो ये हेल्म का जो चार्ट होता है वो गिटहब में भी होता है, ठीक है, पब्लिक जो होता है ना, पब्लिक कोड उसका। तो आप चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं, आप URL से भी कर सकते हैं अगर URL है तो। फिलहाल मैं URL से करके दिखाता हूँ आपको। ऑथेंटिकेशन में मोस्टली पब्लिकली अवेलेबल होता है, अगर प्राइवेट है तो आपको ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा देने की मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती है।
इसका आप टैगिंग वगैरह करना चाहते हो ना, लेबल्स लगाना चाहते हो, उसका एंट्रेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो आपको बस ये क्रिएट पे क्लिक करना है। ये इनवैलिड मेटाडेटा नेम बोल रहा है, तो यहाँ तक तो मुझे ठीक लग रहा है। ये HTTPS ठीक है, ये करके देखते हैं बिटनामी। ये देखिए, तो इस तरीके से स्मॉल में आपको करना पड़ेगा और इसने ये ले लिया। अब ये एक्टिव भी हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको फ़ायदा भी दिखाता हूँ इसका क्या है। ये रिपॉजिटरी हमने ऐड कर दिया, जितने भी हेल्म के रिपॉजिटरीज है ना, हम यहीं पे इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसके अंदर का है। कंटिन्यूस डिलीवरी बाद में पढ़ते हैं, अभी फिलहाल मैं आपको ये एक बार ये दिखा देता हूँ। जैसे मान के चले कि अगर मुझे कुछ नया एप्लीकेशन डालना है, या आप देखो, या तो आप कस्टमाइज़ खुद लिखोगे सब चीज़ें, या आप कोशिश करोगे कि आपको पहले से कुछ इमेज मिल जाए। तो वो कैसे मिलेगा, मैं रिपॉजिटरी में जाता हूँ। यहाँ पे एक बार आप मुझे देखने दें कहाँ पे है ये पार्टनर्स है और ये रैंचर है। मैंने इसको चार्ट्स, एक बार चार्ट्स में देखते हैं बिटनामी आया कि नहीं आया। यहाँ पे बिटनामी के दिखाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑल दिख रहा है पार्ट, अच्छा हाँ ठीक है, इसके अंदर आ गया एक्चुअल में। आप बिटनामी यहाँ पे देख सकते हो, कहीं ना कहीं पे होगा। ये चार्ट्स अपडेट होते रहते हैं, मतलब जैसे आप वहाँ पे हेल्म करते हो ना, हेल्म अपडेट, तो चार्ट्स इसके अंदर आते रहते हैं। फिलहाल मैं ये बंद करता हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्चुअल में वो जो था ना वो ग्लोबल लेवल पे था। यहाँ पे जाके जो था ना ग्लोबल लेवल के अंदर था, ये क्लस्टर मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये सबके लिए होता है प्रोजेक्ट। जैसे ये मैं किया ना, ये सबके लिए हो गया है ये। अगर आपको आपके क्लस्टर लेवल पे जाना है तो मैं जैसे क्लस्टर लेवल पे जाऊंगा तो इसका अलग सेटिंग आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे गया आपके क्लस्टर के अंदर, तो क्लस्टर के अंदर आपको जो मिलेगा यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, मोर रिसोर्सेज के अंदर आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको हेल्म मिलेगा, हेल्म चार्ट्स, ये सब हेल्म चार्ट्स हैं। ऐप्स के अंदर आपको मिलेगा रिपोजिटरी, ये आपका बिटनामी मैंने यहाँ पे अभी डाला जस्ट। तो इसके अंदर जितने भी इमेजेस वगैरह है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो मैं वो मुझे कैसे पता चलेगा, आप ये देखते हैं चार्ट्स के अंदर मैं गया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है कभी कभार, बाकी ये लोड हो जाता है ये इस तरीके से। और अब होगा तो ये देखिए, अब मुझे बिटनामी के अलावा बहुत सारे अब दिखने लग गए हैं। बिटनामी भी इसके अंदर मिल जाएगा मुझे। मैं अगर मुझे चार्ट को सर्च भी करना है ना कि कौन सा मुझे चाहिए, तो एक तरह से कैटलॉग हो गया। यहाँ पे बस मैं सर्च करना है मुझे, जैसे मैं लिख दिया बिटनामी, ये देखिए बिटनामी के हैं ये ना AI लाइब्रेरी। तो ये ऐसे आ गए हैं, और भी बहुत सारे हैं बिटनामी के, और भी बहुत सारे हैं। बस एग्जैक्टली मैंने नाम के हिसाब से सर्च किया है इसको। काफ़ी सारे आप देख पाओगे ये। थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, तो क्योंकि बिटनामी में काफ़ी सारे आपको इमेजेस मिल जाते हैं। ये देखिए टेंसर फ्लो, जो कि आपका मशीन लर्निंग के काम आता है, टॉमकैट, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये अभी ऐड हुआ है। वर्डप्रेस आप देखिए, अगर मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ तो इसके बारे में बताएगा पहले कि ये क्या चीज़ है। ये देखिए पूरा बता रहा है ये। ठीक है, ये बोल रहा है वर्डप्रेस। ठीक है, किसने बनाया इसको ये भी बताएगा। ये इस चार्ट को किसने बनाया, ये देखिए बिटनामी से आ रहा है ये, और इसके इतने सारे वर्जन्स आ गए हैं। तो ये चार्ट है, हेल्म चार्ट। और आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे कमांड भी दिया था कि कैसे कमांड से भी आप कर सकते हो। आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ये आपको विजार्ड टाइप का देगा, उसको आप करते जाओ। जैसे कौन से नेम स्पेस पे बनाना है, तो मान के चलो मुझे बनाना है मेरे लोकल के अंदर तो नहीं, या आप नया नेम स्पेस भी यहाँ पे बना सकते हो। फिलहाल डिफ़ॉल्ट पे डाल देते हैं इसको, यूनिक नेम डाल देते हैं। जैसे WP डेव मान के चलो, डेवलपमेंट के लिए इसको मैंने बना दिया है। कस्टमाइज़ करना है इस पूरे हेल्म चार्ट को, तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जो नेक्स्ट विंडो आएगा ना, वो आपके वैल्यूज़ आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो डिफ़ॉल्ट ही कर देगा। ये आपके वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये आपके पूरे वैल्यूज़ हैं जो अभी करंट जो लिखा हुआ है। इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो यही आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। देखिए होस्ट नेम है ना wordpress.local, आप अपना हो जो भी आपका
जो डोमेन नेम वगैरह है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और भी अगर कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल है या और भी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर तो आप यहाँ पे पूरे सेट कर सकते हो। तो अगर आप लिखने जाओगे तो ये ऑलमोस्ट 200 पेज का है, 200 से भी ज़्यादा है, 363 पेज का है ये, ठीक है। यहाँ पे वर्डप्रेस का ईमेल आईडी वगैरह सब है। आपको बस कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं ऐसे डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, इसको बस इंस्टॉल कर देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा ना, अगर ये सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो ये अभी डिप्लॉय कर देगा। ये देखिए, ये इसका आउटपुट भी बता रहा है। देखो वॉल्यूम वगैरह भी अपने आप क्लेम करेगा ये। अगर नहीं मिलेगा तो बोलेगा कि नहीं है, बोलेगा नॉट बाउंड बोल रहा है अभी। और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आपको बता भी देगा, उसको आपको ठीक करना है बस। ये देखिए आपका पूरा ये WP Dev नाम का एक डिप्लॉयमेंट चलने लग गया। यहाँ पे टाइम भी बता रहा है 20 सेकंड हो गए। अगर सक्सेसफुल रहा, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हमें अगर हमने दिया होता ढंग से तो ये आराम से डिप्लॉय हो जाएगा, नहीं तो टाइम लगेगा। इसको और डिटेल में जानना है, इस पर आप क्लिक करो तो इसका डिटेल यहाँ पे और बता देगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आपका जो ऐप्स है ना, ऐप्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। वर्कलोड जो है वो अलग दिखाता है इसमें, और ऐप्स अलग दिखाता है। ये आपका वर्कलोड है, ठीक है। यहाँ पे ऑल नेम स्पेसेस किया मैंने, ये देखिए यहाँ पे ये अलग तरीके से चलता है। ये नेम स्पेस डिफ़ॉल्ट के अंदर ये आ गया WP Dev वर्डप्रेस। अभी डिप्लॉयमेंट चल रहा है इसका। डिप्लॉयमेंट के साथ ये क्या कर रहा है, इन प्रोग्रेस में क्या दिखा रहा है ये MariaDB क्यों ज़रूरत पड़ती है। MariaDB हमारा डेटाबेस होता है वर्डप्रेस के लिए, या MySQL आप कह लो। तो पहले इसको इन प्रोग्रेस कर दिया, उसको ये अपडेट देख रहा है अभी। ये जैसी देखिए ये कह रहा है ना, ये डिप्लॉयमेंट डज नॉट हैव मिनिमम अवेलेबिलिटी, क्योंकि इसको भी डेटाबेस मिला नहीं है। जब तक से डेटाबेस नहीं मिलेगा तब तक से ये होगा नहीं। अब मान के चलो ये यहाँ पर अटक गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कैसे डायग्नोस करना है, इसको आप क्लिक करो। ये देखिए पेंडिंग बता रहा है ये। इसका जो इवेंट है आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि अभी क्या क्या काम कर रहा है वो। अभी क्या कर रहा है वो, क्लेम कर रहा है वो किस चीज़ को। अब जो MariaDB है, या आप इसको एक वॉल्यूम भी तो चाहिए होगा ना, एक अलग से एक्सटर्नल डिस्क चाहिए होगा ना इसको, जहाँ पे अपना डेटाबेस को डाल सके। तो ये एक्चुअल में यही भटका हुआ है ये। या तो हमें इसको देना पड़ेगा, या तो अपने आप कर लेगा, या इसको देना पड़ेगा। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। तो होगा तो अपने आप हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपको पहले पता, मतलब पहले से ना उसको आप यहाँ पे चाहें तो, अगर ये मेरा, अब जैसे ये मेरा स्टेट फुल है, क्योंकि इसमें स्टेट है ना इसके अंदर, इसलिए ये सक्सेसफुल क्रिएट बोल दिया यहाँ पे। बस ये अटका कहाँ पे है, यहाँ पे अटका है। इसके रिसेंट इवेंट में तो ये दिखा रहा है कि क्रिएट हो गया है। अगर ये वॉल्यूम अपने आप क्लेम कर पाया तब तो चल जाएगा ये, और उसके बाद आपका वर्डप्रेस चल जाएगा। नहीं तो इसको आपको वॉल्यूम देना ही पड़ेगा। तो अब इसका पॉड का देखते हैं। ये इसने पॉड बनाया है, ये इसका पॉड का नाम है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 0 of 1 nodes आर अवेलेबल, 1 pod हैज़ अनबाउंड इमीडिएट परसिस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, परसिस्टेंट वॉल्यूम का कुछ ना कुछ इसको इशू आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है। तो परसिस्टेंट वॉल्यूम आप उसको दे दोगे, ये चल जाएगा। परसिस्टेंट वॉल्यूम कैसे देना है, मैं अगर डिप्लॉयमेंट में गया तो अभी भी ये मेरा चल रहा है, और एक्चुअल में ये स्टेटफुल सेट के अंदर है ना, ये डेटाबेस है इसलिए इसके अंदर है ये। इसको मुझे क्या करना होगा ना, इसको करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इसको मुझे करना पड़ेगा एडिट कॉन्फ़िग। तो आपका ग्राफिकल में बहुत कुछ यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप देखोगे स्टोरेज पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो आप तब आपको समझ आएगा। ये देखिए ये आपका ना, ये भी क्या कर रहा है ये आपका, क्योंकि देखो ये AWS का एनवायरनमेंट है तो AWS में अपने आप क्लेम हो जाता है। ठीक है, अगर आपने दे रखा है तो। नहीं तो अगर आपका अगर लोकल पे आप करोगे तो यहाँ पे आप अटकोगे। ठीक है, या तो अपने आप क्लेम कर लेगा तो अच्छी बात है, नहीं क्लेम करेगा कि देखो ये जितने भी है ना, ये आपके हेल्म चार्ट में पहले से लिखे हुए हैं। या मैं इसका अगर आपको, मैं कोशिश करता हूँ इसका YAML दिखाने की, एडिट एज YAML करके दिखाऊंगा ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये पूरे कोड थे इसके पीछे। और नीचे में कहीं पे भी देखिए ये आपका MariaDB का पासवर्ड वगैरह है जो आप पहले भी सेट कर सकते थे, और ये आपके वॉल्यूम के माउंट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे लॉग्स के लिए, टैम्प के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए और डेटा के लिए भी अलग अलग से ये आपको चाहिए होगा। तो ऐसे आपको ना या तो अपने आप क्लेम कर लेगा, नहीं तो आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपका वर्डप्रेस आराम से चल जाएगा। तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन पे जा रहे थे ना, उसी टाइम हमें इसको एडिट करना चाहिए था।
तो फ़िलहाल तो अभी ये इन प्रोग्रेस ही दिखा रहा है, देखते हैं थोड़ा टाइम में, अगर ये क्लेम कर पाया तो कर लेगा, नहीं तो फिर हमें इसका देना पड़ेगा। तो डिप्लॉयमेंट्स हम इस तरीके से चलाते हैं। अब बात करते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म, कैसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म है हमारा एक डिप्लॉयमेंट चलाने का, वो कैसे हो सकता है। मैं वर्कलोड पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ ना कि मैं कुछ सिंपल सा कुछ चलाऊँ, ठीक है। मैं ये चाहूँगा सिंपल सा चीज़ यहाँ पे चल जाए। तो या तो मैं kubectl से चला लूँ, यहाँ पे जो kubectl वहाँ से चला लूँ, या मैं लोकल से चलाऊँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार कि अगर मैं लोकल से चलाऊँ तो क्या हो सकता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, एक फ़ाइल बनाता हूँ, नोटपैड। अब मैं नोटपैड में खोलूँगा ना, विंडोज़ में हो तो नोटपैड करूँगा, वेब ऐप ऐसा कुछ बनाता हूँ, वेब ऐप डॉट YAML, ठीक है। ऐसा कुछ मैं बनाना चाहता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसके लिए ये मेरा खाली आ गया, मैं कुछ कोड लिखूँगा। अब पूरा आपको कोड समझना पड़ेगा, API, ठीक है। और ये इसमें जैसे वर्जन लिखना है तो उसको V को ध्यान से लिखना पड़ेगा, फिर ये करके स्पेस देना पड़ेगा, फिर V1 लिखना पड़ेगा, एंटर करना है मुझे। काइंड क्या है, ये पॉड, मैं पॉड बनाना चाहता था, ये रहा पॉड, ठीक है, पॉड कर दिया मैंने। मेटा डेटा क्या है इसका, मतलब इंफॉर्मेशन इसका, सबसे पहले नेम दूंगा कि इसका नाम क्या होगा। नाम क्या दूंगा, वेब ऐप विथ DB मान के चलो, ऐसा कुछ लिख देते हैं हम। नेक्स्ट क्या देना पड़ेगा इसका, लेबल्स, ठीक है। तो लेबल्स के अंदर में इसका नाम, लेबल्स के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा, जैसे जो ऐप है वो उसका नाम होगा माई वेब ऐप, ऐसा कुछ लिख दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका स्पेक। अब इसका स्पेक का मतलब हो गया इसका जो भी पॉड वगैरह, कंटेनर कौन सा होगा, इमेज कौन सा यूज़ करेगा, वो हम स्पेक के अंदर लिखते हैं। तो आपको ऐसा पूरा समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। कंटेनर्स, ऐसे कंटेनर्स लिखना पड़ेगा, कंटेनर कौन सा होगा। कंटेनर्स के आगे आपको क्या देना पड़ेगा, माइनस नेम। सबसे पहले आपको माइनस नेम लिखना पड़ेगा, नेम के आगे स्पेस देके नेम लिखना पड़ेगा, फिर कॉलन, फिर स्पेस, और इसका नेम देना पड़ेगा। मान के चलो वेब ऐप मैंने लिख दिया। फिर आपको क्या देना पड़ेगा, नेम के आगे आपको लिखना पड़ेगा इमेज। अब मैं इमेज दे रहा हूँ कि कौन सा इमेज ये यूज़ करेगा, तो मान के चलो एनजीनिक्स करेगा, एनजीनिक्स कॉलन लेटेस्ट कर देता हूँ मैं, जो मैं लास्ट टाइम हमने किया था वैसे ही। यहाँ पे अब आ गया मेरा पोर्ट्स की बारी। अब मैं क्या करूँगा, पोर्ट्स दूंगा। तो मैं यहाँ तक ले आता हूँ इसको, पोर्ट्स मैं दे देता हूँ इसको कि कौन सा पोर्ट वगैरह जो है ये एक्सपोज करेगा, ठीक है। पोर्ट्स होगा मेरा माइनस कंटेनर पोर्ट देता हूँ, कंटेनर पोर्ट, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। कंटेनर पोर्ट में बोलता हूँ 80, क्योंकि 80 में चलता है ना हमारा ये एनजीनिक्स, ठीक है। आगे मैं लिखता हूँ इसको, यहाँ पे जाके लिख देता हूँ मैं नेम। अब नेम क्या है, दो पॉट बना रहा हूँ ना, एक आपका मतलब इमेज दो बना रहा हूँ, है तो ये एक, लेकिन ये इमेज बना रहा हूँ ना मैं इसके अंदर। तो नेम क्या होगा, डेटाबेस, ये डेटाबेस बनाऊँगा। कोई भी डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हो, MariaDB वगैरह भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। मैं लिखता हूँ इसको इमेज दे देता हूँ, इमेज क्या होगा, ये कर देता हूँ मैं मोंगो कर देता हूँ लेटेस्ट, ठीक है। मोंगो एक डेटाबेस होता है। तो इमेज मेरा सीधे में नहीं आया, बिल्कुल सीधे में आना चाहिए, ठीक है। नेम के ये बिल्कुल सीधे में होना चाहिए, तो ये सही तरीके से समझ भी आता है, उसको लेता भी है। कंटेनर पोर्ट बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। तो मेरा वेब ऐप डॉट YAML फाइल बन गया। तो मैं सेव कर देता हूँ। एक बार इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ये कर क्या रहा है।
सबसे पहले हमने क्या किया ना, पॉड का नाम डिफाइन किया है यहाँ पे मेटा डेटा में ना। सबसे पहले पॉड का नाम डिफाइन किया हमने यहाँ पे, जो है वेब ऐप विथ डीबी, ऐसा कुछ लिख दिया हमने। इसके अंदर 2 कंटेनर होंगे हमारे, एक एनजिनिक्स होगा, एक मोंगो होगा, ये दोनों मिलके एक एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। तो डेटाबेस का, ये जो डेटाबेस का जो कंटेनर है वो ये होगा और वेब एप्लीकेशन का ये होगा, ऐसा कुछ हम बना रहे हैं। और ये जो दोनों आपके जो पॉड है वो एक दूसरे के, या आपको कंटेनर कर लेना, कंटेनर है ना, दोनों कंटेनर क्या करेंगे, क्योंकि देखो एक पॉड में कई कंटेनर हो सकते हैं ना, तो एक दूसरे के ना शेयर करेगा आपके स्टोरेज को, नेटवर्क को, है ना, उसको ये करेगा शेयर। तो एक बार इसको मैं सेव करके इसको क्लोज करता हूँ, एक बार चला के देखते हैं, चल के अच्छी बात है। kubectl अप्लाई -f फाइल से होता है वेब ऐप, ये देखिए फाउंड कैरेक्टर्स दैट कैन नॉट स्टार्ट एनी टोकन। तो ऐसे एरर्स आपको आते रहेंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छा होगा कि इसको मैं या तो कोई आपके YAML जो फॉर्मेटर होते हैं, जैसे कि हमारा विजुअल स्टूडियो कोड होता है, उसके थ्रू मैं इसको चलाऊं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या इसको प्रॉपर फॉर्मेट में मैं डाल के देखूं। तो एक बार मैं इसको फॉर्मेटिंग थोड़ा ठीक करके देखता हूँ, इसका एग्जैक्टली कैसा होगा, थोड़ा और अच्छे से मैं इसको लिख के देखता हूँ। नोटपैड में मैंने खोला इसको, तो आई थिंक अब ये फॉर्मेटिंग ठीक हुआ इसका। ये देखिए अब थोड़ा मैंने इसको एक ही फॉर्मेटिंग में, जो इसका YAML का फॉर्मेटिंग होता है ना, उसके हिसाब से मैंने इसको अच्छे से लिखा है मैंने, ये रहा, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ सेव। अब देखते हैं कि ये सिंटैक्स का एरर देता है कि नहीं। kubectl अप्लाई करना है मुझे इसको, तो ये अब क्या कर रहा है, ये अप्लाई हो रहा है। ये देखिए DB क्रिएटेड और वेब ऐप सर्विस क्रिएटेड। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ वर्कलोड के अंदर, अगर मैं पॉड्स में जाके देखूँ तो मेरे पॉड बनने चाहिए ना। अब ये मरिया DB और ये डेव वाला थे, नहीं भी नहीं चल रहा। ये देखिए वेब ऐप विथ DB, ये पॉड है मेरा। अब ये क्रिएट कर रहा है 2 कंटेनर इसके अंदर, तो टाइम लगेगा इसको। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमारा जो हमने जो पढ़ा था पॉड के बारे में, हमने यही पढ़ा था कि जो पॉड होता है ना, वो क्या करता है, 2 या 2 से अधिक कंटेनर को क्या करता है, इनकैप्सुलेट करता है। मतलब ये जो है, ये इस पॉड के अंदर, ये देखो पॉड लिखा है ना, पॉड के अंदर लिखा है वेब ऐप विद DB, इसको इनकैप्सुलेट कर दिया, मतलब 2 को एक में चला रहा है वो, एक पॉड में। और ये क्या कर रहा है, एक ही, ये देखिए एक ही आपके पॉड IP और ये देखिए नोड IP, पॉड IP ये है, एक ही नेटवर्क को, स्टोरेज को शेयर कर रहे हैं ये। तो इस तरीके से चलता है। हाँ, अब इसका जैसे वेब ऐप है, या इसका जो भी आपको नेटवर्किंग का जो हमें देखना है, वो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हम एक बार इसको वापस जाते हैं पॉड पे, और फिलहाल ये जो है हमारा, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये कुछ इंटरनल IP है, ये एक्सटर्नल IP है। तो इंटरनल IP तो हम एक्सेस तो कर पाएंगे नहीं यहाँ से, ठीक है। ये देखिए IP 100.161 ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये रैंचर का ही पोर्टल खोलेगा। इसको मैप कराना पड़ेगा कहीं से, लोड बैलेंसर से, या जो नेटवर्किंग का है हमने करी है ना, या इंग्रेस कंट्रोलर से, तब जाके ये होगा, चलेगा ये। तो फिलहाल ये डिप्लॉय हो चुका है। तो ये इस तरीके से आपको डिप्लॉय करने को मिलेगा। इसका YAML देख लेते हैं, जो हमने YAML लिखा था वैसे कुछ होगा। इसके लॉग्स वगैरह भी चेक करके देखेंगे। एडिट YAML लिख देता हूँ, ये देखिए ये इस तरीके का है। हाँ, इसमें जो भी क्रिएट किया ना, क्रिएशन डेट टाइम, ये सब आ गया, क्योंकि जब क्रिएट हो जाता है तो ये ऐसे बन जाता है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे ये काफ़ी उससे मिलता जुलता है, वैसे ही है। सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं अपने यहाँ पे तो इमेजेस दिखना चाहिए हमारे को। ये देखिए इमेजेस, जो हमने स्पैक लिखा था ना, ये देखिए स्पैक आ गया ना मेरा।
एनजिनिक्स का ये आ गया, नेम मैंने वेब ऐप दिया था, पोर्ट मैंने ये खोला था, रिसोर्सेज बता दिया था मैंने, और ये देखिए मोंगो का भी यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। माउंट पाथ भी है इसमें कि कहाँ पे माउंट होगा, ठीक है, वॉल्यूम माउंट भी है। ये जो है ना डीएनएस पॉलिसीज़ ये बाद में लेता है कि पॉलिसीज़ क्या होंगे ये सब चीज़ें, बाकी आपको ऐसे मिनिमल आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके का आप एक बेसिक, सबसे बेसिक आप kubectl से आपने इसको डिप्लॉय किया है, ठीक है। ये चीज़ आप फ्रंट एंड से भी कर सकते हैं। मान के चलो पॉड है, अब जैसे मान लो कि कोई पॉड है नहीं चल रहा, कुछ ख़राब हो गया, तो उसको हम डायग्नोस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डायग्नोस नहीं हो सकता। ये जो है फेल इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है, क्लेम ना वॉल्यूम क्लेम में था ना कुछ था, तो इसको हमें मॉडिफाई करके क्या करना होगा ना, इसके लिए वॉल्यूम्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो वॉल्यूम्स को जब अटैच करेंगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको डिलीट कैसे करते हैं। मान के चलो अभी जो मैंने बनाया है ये, इसको मुझे डिलीट करना है, तो क्या मैं ऐसे करने से डिलीट कर पाऊँगा? देखते हैं करके। ये डिलीट कर दिया मैंने, फोर्स डिलीट कर दिया, लो डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या कहता देखते हैं, ये देखिए फिर से पेंडिंग आ गया, ये टर्मिनेट हो रहा है, ये पेंडिंग हो गया। तो ऐसा आपके जो डिप्लॉयमेंट हमने चलाया है ना, ये उसी का कमाल है। ये ऐसे डिलीट नहीं होने वाला। आपने ऐप से किया है ना, तो आपको ऐप से डिलीट करना पड़ेगा, पूरे ऐप को हटाना पड़ेगा वहाँ से। तो यहाँ पे मैं ऐप में था, WP dev नाम का बनाया था मैंने, ये फेल हो गया भले ही, इसको डिलीट करना पड़ेगा आपको, ये डिलीट। तो अब ये यहाँ से प्रॉपर तरीके से डिलीट होगा। ये देखिए अब ये डिलीट हो गया, पूरा इसका सक्सेस मैसेज भी आ गया। अगर अब मैं पॉड पे जाऊँ तो पॉड वहाँ पे मुझे दिखेगा नहीं, अब ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया, ये अभी भी टर्मिनेट हो रहा है लेकिन ये हट जाएगा, ये थोड़े टाइम में हट जाएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं। एक और हम देख लेते हैं, अगर ऐप की बात करें तो सिंपल फॉर्म देख लेते हैं कि और सिंपल तरीके से हम इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो रिपोजिटरी में मैं चाहता हूँ चार्ट्स के अंदर यहाँ पे कुछ सिंपल सा ऐप डाल के देखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। मैं चाहता हूँ कि अब चाहे तो आप इसकी मॉनिटरिंग भी आप उसको इनेबल कर सकते हैं। मॉनिटरिंग भी यहीं से लेगा, हेल्म के थ्रू ही लेता है सब चीज़ें इसके अंदर ना, हेल्म से ही चलता है। इसका जो रिपोजिटरी है वो हेल्म से ही होता है। बाकी आप कस्टमाइज़ लिख सकते हो YAML फाइल। अगर जैसे मान के चलो मुझे ग्राफाना चाहिए, या एक एनजिनिक्स की मैं बात कर लेता हूँ कि एनजिनिक्स कैसे इसमें हो सकता है। मुझे बस यहाँ पे क्या करना है ना, सर्च करना है एनजिनिक्स, ठीक है। एनजिनिक्स इंग्रेस कंट्रोलर है, इसके अंदर इंग्रेस जो कंट्रोलर है इसको आप यहाँ से भी कर सकते हो। फ्लिंक, स्पार्क, लॉगस्टैश, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, इलास्टिक सर्च है। एक ये एनजिनिक्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कुछ लोड कर रहा है अभी, उसको पूरा लोड करेगा यहाँ पे, आपको ग्राफिकली दिखाएगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो एक्चुअल में जो हमारा चार्ट होता है ना, ये उसी का जो एक रीडमी फाइल आप मान के चलो, रीडमी फाइल टाइप का ही दिखाता है ये पूरा, ये रीडमी फाइल ही है। इस बार मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट इंस्टॉल पे क्लिक करके देखता हूँ कि अब ये क्या करता है। एनजिनिक्स का एक सिंपल सा सर्वर हमने क्या किया, हमने उसको डिप्लॉय करना चाहा एज अ ऐप, तो वो देखते हो क्या होता है। नाम बोल रहा है ये, मैं डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस पे ही डालूंगा, नाम देता हूँ वेब सर्वर 01, ऐसा कुछ मैंने डाल दिया। नेक्स्ट और इंस्टॉल, मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा, बस मैंने नेक्स्ट और इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पे क्या है कैसा है मुझे इससे अभी मैंने इसको देखा भी नहीं है, बस मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया। यहाँ पे देखिए अब मैसेजेस आने लग गए, पेंडिंग इंस्टॉल बोल रहा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो वेब सर्वर 01, और ये सर्विस डज नॉट हैव लोड बैलेंसर इंग्रेस। ये देखिए अब ये लोड बैलेंसर के लिए अब शिकायत कर रहा है कि लोड बैलेंसर नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम इसको क्या करेंगे ना, इसको एक बार और क्लिक करते हैं, तो हमें लोड बैलेंसर का भी इसको देना पड़ेगा। ये वेब सर्वर है ना, तो लोड बैलेंसर भी चाहिए होगा। अगर यहाँ पे लोड बैलेंसर नहीं है तो लोड बैलेंसर के ऊपर ये डिपेंड करता है, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैसे हम डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन वगैरह, वो सब देख लेते हैं। और फिर से मुझे एक बार इसको डिलीट करना चाहिए, या देख लेते हैं अगर ये चल जाता है तो। ऑल नेम स्पेसेस पे मैं था, ये देखिए ये है ना, एक्टिव तो हो गया है ये, बस एनजिनिक्स का आपका वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, इंग्रेस। बाकी ये चल रहा है, वेब सर्वर तो चला दिया इसने। एक तरीका और भी है, अब मैं मान के चलो मैं ये पॉड खुल गया मेरा, ये कंटेनर भी खुल गया, एक टर्मिनेट भी हो रहा है, दिखा रहा है ये।
यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एग्जीक्यूट सेल करता हूँ, तो ये क्या करता है, ये आपके पॉड के अंदर आपको डायरेक्ट पहुँचा देता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पॉड के अंदर आप डायरेक्ट पहुँच गए। कर्ल लोकल होस्ट, मतलब पॉड के अंदर आप एक क्लिक के अंदर जा सकते हो, वो पूरा कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। लोकल होस्ट तो आपका ये वेब पेज देना चाहिए, अभी फ़िलहाल वेब पेज तो नहीं दे रहा, बोला कर्ल का कमांड है नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है ना ये, तो इसमें कर्ल भी नहीं है। बाकी आप यहाँ पे ls करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि index.html है, यही आपका मेन फाइल है। अगर आपको जो खोलेंगे ना, अगर आपका ये लोड बैलेंसर से कनेक्टेड होता तो यहाँ पे इसको हम देख सकते थे। हाँ, एक चीज़ हम कर सकते हैं फ़िलहाल, ऐप्ट इंस्टॉल देखते हैं करके, अगर इसको एडमिन प्रिविलेजेस है तो इंस्टॉल कर लेगा ऐप्ट अपडेट, तो इससे क्या थोड़ा भारी हो जाएगा लेकिन टेम्पररी रहेगा। ये देखिए सूडो सू हो पाएगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको पासवर्ड भी नहीं पता ना, सूडो भी नहीं है इसके अंदर, तो बहुत थिन करके रखा है। बाकी कई सारे में आपके ये सूडो वगैरह भी हो जाता है, और कई में आपको ना ये आपको रूट भी मिल जाता है, रूट से डायरेक्ट आप लॉगिन कर हो जाता है इसके अंदर। उसके बारे में और पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो भी समझना बाकी है, और ये सीरीज़ काफ़ी लंबा होने वाला है। बाकी मैं यही कोशिश करूँगा कि ये जो कुबरनेटिस का जो क्लासेस हैं इसको सिंपल करके रखूँ, ताकि आप एक बार सीख लें और थोड़ा अपने आप को टाइम दें। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसको मैं जब नेक्स्ट सीरीज़ बनाऊँगा इसके आगे का बनाऊँगा, तो उसमें और ये बहुत सारे जो एडवांस है और जो प्रोडक्शन लेवल में कैसे उन लोग काम करते हैं, हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम नेटवर्किंग की बात यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कुछ एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, ये मेरा पॉड है, पॉड को एक बार मैं क्या करता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि एक बार एडिट करके देखते हैं। ये देखिए, तो ये ग्राफिकल वे है एडिट करने का, इसमें जो भी वहाँ पे आपने लिखा है ना वो सब यहाँ पे आप एक्चुअल में एडिट कर पाते हो। ये नेटवर्किंग वगैरह है यहाँ पे, ठीक है, हेल्थ चेक, अगर आप कोई पेजेस वगैरह हेल्थ चेक कराना है, रिसोर्सेज, ये देखिए रिसोर्स को अगर आपको लिमिट कराना है, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, स्टोरेज, आप जैसे माउंट है ना यहाँ पे देखिए, इसको माउंट करा रखा है, लेकिन सब पाथ ये देखिए ये माउंट है आपका, इसको यहीं पे आप माउंट बनाते हो, लेकिन माउंट तब बनाते हो जब आप इसके अंदर कोई वॉल्यूम बनाओगे, तो वो भी हम देखेंगे। ये डेटाबेस है आपका, डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन है, ये टोटल पॉड का है। पॉड की नेटवर्किंग देखते हैं, ये देखिए अभी क्या कह रही है, DNS पॉलिसी क्लस्टर फर्स्ट, तो इसलिए इसने क्या किया, क्लस्टर का IP लिया इसने। ठीक है, और DNS वगैरह भी डाल सकते हैं इसके अंदर, चाहें तो मॉडिफाई कर लेंगे, एक बार मॉडिफाई कर देंगे, इसको अपडेट कर देंगे तो फिर से इसको मॉडिफाई करके डिप्लॉय कर देगा, मतलब जो आपका पॉड है ना उसको हटा देगा, जो एग्जिस्टिंग पॉड है उसको हटा के नया चेंजेस के साथ डाल देगा वो। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे काम करते हो। स्केलिंग का भी यहाँ पे, स्केलिंग अपग्रेड, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, पॉलिसीज़ भी पढ़ेंगे इसके, और स्केड्यूलिंग पढ़ेंगे, ये नोड स्केड्यूलिंग पढ़ेंगे, ये सब हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। फिलहाल नेटवर्किंग में यही था, यहाँ पे नॉर्मल नेटवर्क मोड बोला है, होस्ट नेटवर्क बोला है, यहाँ पे DNS पॉलिसी ये है। ठीक है, अगर मैं वेब ऐप पे जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। फ़िलहाल पॉड में ही है, स्टोरेज यहाँ पे, ये नोड का नेटवर्किंग है। चलिए दूसरा पॉड एक बार देखते हैं, कोई सिंपल सा पॉड मुझे मिल जाए तो अच्छे से समझा सकूँ मैं। वेब ऐप विथ DB, ये करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थे, इसको हम एडिट करते हैं एक बार, एडिट कॉन्फ़िग के अंदर हमारा, नहीं सॉरी यहीं पे था, ये यही वाला ही है, ये नहीं, हम दूसरा वाला देखते हैं। वेब विथ DB तो हमने कर लिया था। वेब सर्वर 01 एंजिनिक्स, ये आपका बिटनामी का था ना, इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। इसके हम जाते हैं कॉन्फ़िग में, ये देखिए यहाँ पे पहले से काफ़ी सारी चीज़ें हम देखिएगा, डो नॉट क्रिएट अ सर्विस बोल रहा है, ये HTTP का पोर्ट ये डाल दिया, इससे मैप करा दिया इसको। तो ये सब ऐसे नेटवर्किंग भी हमें समझना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे ये चलते हैं। लॉग्स वगैरह भी है इसके, हेल्थ चेक्स भी है। ठीक है, देखिए हेल्थ चेक्स भी कर रखा है इसने, मतलब जो हेल्म चार्ट के थ्रू हमने किया है ना, उसने पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है उसके अंदर, कि वॉल्यूम भी बनाए, आपके हेल्थ चेक भी करे, रिसोर्सेज वगैरह सब जो भी चीज़ें हैं, स्टोरेज को भी देखो माउंट करा है ना, ये सब चीज़ उसने पहले से कर रखा है। बस अभी जो इस सर्वर में बस ये प्रॉब्लम है कि इसमें लोड बैलेंसर नहीं है। अगर यहाँ पे हमारा कोई लोड बैलेंसर होता तो वो उसको भी साथ में कॉन्फ़िगर करता, इसको अच्छे से चलाता और तुरंत हम इसका
जो नेटवर्क है हम उसको देख पाते। यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये इंटरनल आईपी है, ये सब जो भी है ना इंटरनल आईपी है ये। यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स जो है ना ये 10 दिखा रहा है। वेब सर्वर 01 अभी पेंडिंग आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी काफ़ी कुछ करना है हमारे को क्यूबसीटीएल से और साथ में डैशबोर्ड से। अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम करके देखेंगे। फ़िलहाल अभी हम बस इसको सीख रहे हैं क्या है, कैसा है, इसके अंदर कैसे चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका ना मॉनिटरिंग जो है वो भी हम इनेबल करके देखेंगे कि मॉनिटरिंग कैसे इनेबल होता है। जैसे इससे आप क्लस्टर में जाएंगे ना शायद, तो वहाँ पे मॉनिटरिंग का ऑप्शन होता है, उसको इनेबल करेंगे तो अपने आप ही प्रोमीथियस और ग्राफाना इसके अंदर बन जाता है। यहाँ पे भी होगा, ये देखिए ये रहा, ये आप क्लस्टर पे जाएंगे ना तो ये देखिए इंस्टॉल मॉनिटरिंग करेंगे यहाँ पे, तो ये हेल्म के थ्रू ना प्रोमीथियस और ग्राफाना को एक साथ इसके अंदर डिप्लॉय कर देगा और साथ में आपका मॉनिटरिंग भी इसके अंदर आ जाएगा। तो आप एक एक पॉड की, जो ग्राफाना है उसका फ्रंट एंड है, प्रोमीथियस उसका बैक एंड है, तो दोनों मिला के एक मॉनिटरिंग टूल बनाते हैं। उसके थ्रू आप पूरे आपके क्लस्टर को मॉनिटर कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा मॉनिटरिंग टूल है, उसको भी देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एक लॉन्ग हॉर्न है, आपके ब्लॉक स्टोरेज का काम करता है। ऐसे कई सारे आपको अलग अलग ड्राइवर्स मिलेंगे आपको। लॉन्ग हॉर्न जो है ये रैंचर का ही है, और भी कई सारे हैं। स्टीओ जो है ये हमारा जो जैसे ट्रैफिक है ना आपका इंग्रेस कंट्रोलर, ये वैसे ही है, या जो सर्विस मैस कहते हैं, ठीक है। तो ये सब काम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये सब में और कैसे काम करें। अभी तो हमने बस स्टार्ट ही किया है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।